हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि 5 मार्क्स का होगा। और मैं आपको गेस करके मात्र 12 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी पार्ट मिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन मिस कर जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, वीडियो को आपको अच्छा से देखना है और उस सारे क्वेश्चन को फोकस करना है जो मैं इस बोर्ड पे आज बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन से बच्चों देखिए, यहाँ पे अवतल सतह पर अपवर्तन का व्यंजक निकालना है। और यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 5 मार्क्स यानी कह रहा है इंग्लिश में कि रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव सरफेस, यानी कनकेव सरफेस पे अगर अपवर्तन होता है तो उसके लिए व्यंजक कितना होता है, ये हमको ज्ञात करना है, निकालना है। आइए देख लेते हैं बच्चों, कनकेव सरफेस पहले है क्या। देखो यहां पे आपके पास एक ऐसा सरफेस है, सतह है। इसके एक साइड में देखो ऐसे केव बना हुआ है ना, गुफा, और एक साइड में भेक्स बना हुआ है, मतलब कि उभरा हुआ तल। और यह इसका प्रधान अक्ष है। ऐसे इसमें डिसाइड कैसे करते हैं सतह का, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं ना, उसी के नाम से इसको जानते हैं। तो इधर वस्तु को रखेंगे तो यह क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल कहलाएगा। अगर वस्तु को इधर रखते हैं तो क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों अवतल का। तो इधर का सतह जिसका अपवर्तनांक μ1 तथा इधर का सतह जिसका अपवर्तनांक μ2 है, और यह इसका प्रधान अक्ष है, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, एक कर्व बना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी वक्रता केंद्र। तो हम मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र यहां पे है, इसको हम सी कह देते हैं। इसी अक्ष पर एक वस्तु रखते हैं। मान लो कि वस्तु बच्चों यहां पर है और यह वस्तु आपका O है। वस्तु से निकल करके एक प्रकाशीय किरण ऐसे जा रही है, ऐसे चली गई। अच्छा, यहां पे पड़ेगी, यह आपतन बिंदु है। बच्चों आपको याद होगा कि आपतन बिंदु से यहां पे ये जो नॉर्म मतलब कि वक्रता केंद्र है, यहां से एक रेखा हम ड्रॉ कर देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। याद है आपको जब पढ़ाए थे कि यह एक गोला होता है और यह इसका केंद्र होता है, और केंद्र से, केंद्र मतलब सी, इससे कोई भी रेखा ऐसे हम खींचते हैं इस पर, तो वह इस पे क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है, और इसी को हम अभिलंब कहते हैं। तो ये ना सी है आपका, तो यहां से एक रेखा जाएगा ऐसे, डॉट लाइन से हमने इसको इसमें दिखाया है, तो यह क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखिए, यह माध्यम और यह माध्यम दो अलग अलग माध्यम है। यदि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 हो, μ2 इज ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि यह क्या है बच्चों, सघन माध्यम हो गया, और यह विरल माध्यम, सघन, और यह हो गया आपका विरल। आपको याद है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ओके, किधर भागती है बच्चों, याद है कंफर्म? हाँ, मुझे याद है कि आप लोगों को याद होगा। तो याद रखिए, जब भी कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब कि ऐसे जाएगी। देखो यहां से थोड़ी सी ऐसे बेंट हो जाएगी, ऐसे। अगर आपकी आंखें यहां पर है तो अगर आप इसको देखते हैं ना, तो यह किसी बिंदु से निकल के आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे। मान लो कि यहां से निकल के आती हुई प्रतीत होती है, तो यह जो बिंदु होगा वही आपका प्रतिबिंब होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, वो एक वस्तु है जिसको बोलते हैं यहाँ पे बिंदुवत वस्तु। तो यहां से चलने वाली प्रकाशीय किरण यहाँ पे आई बिंदु M पर, इसको हम M मान लेते हैं। चलिए, इस M से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, तो प्रकाशीय किरण अपने अभिलंब की ओर थोड़ी सी मुड़ गई है। अब देखो यहां पे जो कोण बनता है और यहां पे जो कोण बनता है, ये वाला कोण,
इस कोण को, यह चूंकि अभिलंब है और यह आपतित किरण, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चों, आई बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ए वाला कोण बच्चों आर हो जाएगा। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि इसको देखने में कोई दिक्कत ना हो। यह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। इस कोण को यहां से यहां तक जो बन रहा है ना, प्रधान अक्ष के साथ में वस्तु जो कोण बनाता है उसको अल्फा बोल देते हैं। इमेज जो है ना, वह प्रधान अक्ष के साथ में जो कोण बनता है उसको हम बीटा कह देते हैं। और इस सी को, सी मतलब वक्रता केंद्र, यहां पे जो कोण बनता है इसको हम गामा कह देते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब जरा देखिए, यह पूरा कोण आर है और यह पूरा क्या है बच्चों, आई है। देखो यह रेखा ऐसे है और यह रेखा ऐसे है, तो यह कोण भी आर होगा बच्चों। तो यहां पे आपको क्लियर है कि यह कोण आर होगा, यह पूरा कोण क्या होगा बच्चों, आई होगा, और यह अल्फा, यह बीटा और यह गामा है, और यह कोण भी आपका बच्चों आर है। इतनी बातें क्लियर? अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ट्रायंगल लेते समय यहां पे मान लीजिए कि यह पॉइंट आपका पी है, और कौन कौन से ट्रायंगल लेना है जो कि की पॉइंट है, क्योंकि बच्चे यहां पे मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं। आपको वस्तु को सी के साथ में कनेक्ट होना है, तो एक त्रिभुज बनेगा, ओ एम सी बनेगा। फिर प्रतिबिंब को भी सी के साथ में कनेक्ट कीजिए, तो आई एम सी, दो ट्रायंगल बन गया, और दोनों को आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे कैसे हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम सी में। अब ओ एम सी यहां पे बन रहा है, देखो ऐसे, ऐसा ट्रायंगल है या ऐसा, ये सी है और यह ओ है और यह पॉइंट एम है। यह एंगल बच्चों अल्फा है, यह एंगल गामा है, और देखो यहां से यहां तक जो एंगल बना है ना, वही ना आई है, ये वाला आपका आई है, यह आपका आई है। और आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो ये बाह्य कोण होता है, इसके दोनों आंतरिक कोणों के जोगफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा होगा, तो यहां से गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, यहां से हम आई का मान निकाल लेते हैं, तो गामा माइनस अल्फा आएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से हम यहां पे आई एम सी एक ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे इन आई एम सी, आई मतलब बड़ा लिख देते हैं, यहां पर देखिए आई एम सी में। देखो यहां पे बन रहा है ट्रायंगल ऐसे, एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, बीटा और आर का जो जोगफल होगा गामा के बराबर होगा, यहां पर लिखेंगे बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा। यहां से हम आर का मान निकालेंगे, तो गामा माइनस क्या आएगा, बीटा आएगा। क्लियर है इतनी बातें? ओके। अब लगाते हैं हम लोग स्नेल का नियम। किसका नियम बच्चों? स्नेल्स लॉ। और आपको याद होगा कि स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू म्यू टू बट्टा म्यू वन। तो यहां पर लिखिएगा बाई स्नेल लॉ। स्नेल लॉ कहता है बच्चों कि साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू म्यू टू बट्टा म्यू वन। अब म्यू टू बट्टा म्यू वन क्यों? जिस माध्यम में प्रकाश जाता है ना उसको ऊपर रखते हैं, और जिस माध्यम से जाता है उसका अपवर्तनांक नीचे रखते हैं। हमें उम्मीद है कि इतना में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक आपको छोटा सा एजम्पशन लेना है। एजम्पशन मतलब आपको मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि आई आर अल्फा बीटा तथा गामा बहुत छोटा हो। क्या हो बच्चों? बहुत छोटा हो, यानी अल्फा बीटा गामा और आई आर का मान बहुत छोटा है। बहुत छोटा हम लोग इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि जब भी यह फिनोमिना होता है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नियर होता है, बहुत नजदीक होता है, समझे? इसलिए इशारा का मान छोटा होगा, और छोटा होता है तो आपको याद है साइन आई बराबर आई होता है, साइन आर बराबर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? तो हम जहां जहां साइन आई लिखा है वहां पे आई लिख सकते हैं, साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं। इसलिए आप लिखिएगा
आई बट्टा आर इक्वल टू म्यू टू बट्टा म्यू वन। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि टेन आई बराबर, मतलब कि आप ऐसे याद रख लो, टेन थीटा बराबर थीटा होता है। जब थीटा का मान छोटा हो ना तो टेन थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाता है। अब जो भी यहाँ पे आई आए, अल्फा आए, बीटा आए, गामा आए, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दो, तो यहां से आई इंटू म्यू वन आई इक्वल टू यहां से आर इंटू म्यू टू, इसको इक्वेशन हम वन कह देते हैं। देखो कितने सिंपल है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है क्या बहुत सिंपल। आई और आर का मान यहां पर निकला हुआ है, आई यहां पे हम निकाल चुके हैं और आर हम यहां पे निकाल चुके हैं। दोनों का मान इसमें रख लेते हैं, तो लिखेंगे आई तथा आर का मान रखने पर। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं टोटल मार्क्स, ठीक है, मतलब कि सभी क्वेश्चंस, और इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चों, समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप समझिएगा ना तो आप इसको किसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ देखिए आई और आर का मान रखने पर, अब रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। देखो आई का मान हमने रखा, आई का मान यहाँ पे गामा माइनस अल्फा है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से गामा माइनस अल्फा इंटू यहाँ पे म्यू वन इक्वल टू, यहाँ से देखो गामा माइनस बीटा यहाँ से म्यू टू। अब यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा का मान रख लेते हैं, तो कितना आएगा वैल्यू बच्चों, लिखेंगे टेन अल्फा बराबर अल्फा। अब कहां पे देखिए जरा ध्यान से, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है ओ एम पी, ओ एम पी, ओ एम पी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ट्रायंगल तो है ही नहीं, ये तो ऐसे बना हुआ है, एक कर्व है ऐसा, यह एम है, यह ओ है और यह पी है और यह अल्फा है। हाँ बच्चों देखिए होता क्या है कि जब अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा हो ना, बहुत छोटा, देखो यह छोटा होता जाएगा, ऐसे आएगा, अल्फा बहुत छोटा होगा तो यह स्ट्रेट लाइन हो जाता है, लगभग लगभग अप्रोक्स में क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए हम इस पूरे को एक ट्रायंगल मान सकते हैं। क्लियर है? इसलिए आप इसको ओ एम पी को एक त्रिभुज मानिएगा, और त्रिभुज में देखिए इसके सामने पी बट्टा कितना होता है बी, तो लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर अल्फा आई इक्वल टू, देखो एम से पी बट्टा ओ से पी आएगा। इसी प्रकार से टेन बी गामा बराबर, देखो यहां से आएगा एम गामा इक्वल टू एम से पी बट्टा सी से पी आएगा। इसी प्रकार से टेन अल्फा इक्वल टू एम से पी, एम से पी तो सब में होगा, और यहां से सॉरी अल्फा नहीं, बीटा हो जाएगा, सॉरी बच्चों बीटा, तो बीटा लेंगे तो आई से पी होगा, तो यहां से आई से पी। अब हम अल्फा, बीटा और गामा का मान रख लेते हैं, इसको भी बीटा बोल देते हैं, ये बीटा ही होगा। अल्फा, बीटा और गामा का मान इस इक्वेशन में रख लेते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 2 कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में अल्फा, बीटा, गामा का मान रखने पर अब रखिएगा तो मान कितना आएगा। देखिए यहाँ पे गामा है, अल्फा है, तो गामा के जगह पे आ गया बच्चों एम से पी बट्टा सी से पी माइनस अल्फा के जगह पे एम से पी बट्टा यहां से ओ से पी, यहाँ पे म्यू वन इक्वल टू गामा के जगह पे देखो एम से पी बट्टा यहाँ पे सी से पी माइनस बीटा के जगह पे एम से पी बट्टा आई से पी इंटू यहाँ पे म्यू टू। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो सब में एमपी है, एमपी 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 कैंसिल। अब यहां से म्यू वन से गुना कर देते हैं सब में, यहाँ पे म्यू टू से गुना कर देते हैं सब में, तो वैल्यू कितना चलाएगा, ये हो जाएगा म्यू वन बट्टा सीपी माइनस म्यू वन बट्टा ओपी इक्वल टू, यहां देखो म्यू टू बट्टा सीपी माइनस म्यू टू बट्टा आईपी, यह फॉर्मूला होगा। इतना वैल्यू आया। अब यहाँ पे सीपी यहां भी है, यहां भी सीपी है, तो इसको एक साइड में कर लेते हैं और ओपी को इधर लेके चले जाते हैं। यहां से हो जाएगा म्यू वन बट्टा
Cp, और यहाँ पे देखो ये माइनस में μ2 बटा Cp, इसको उठा के इधर ला दिए, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा μ1 बटा OP, यहाँ से μ2 बटा IP, कितना आएगा। अब देखो Cp क्या है, OP क्या है, IP क्या है, इसमें समझ लेते हैं। O मतलब था बच्चों वस्तु, I मतलब प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब बना था ना, तो यह प्रतिबिंब था, और यह क्या है इसका वक्रता केंद्र। तो O से P तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि O से P बराबर U होगा, और ये किस में होगा बच्चों, माइनस में। वस्तु दूरी किस में होती है, माइनस में। फिर I से P, तो I से P यह क्या है, इमेज दूरी है, मतलब कि प्रतिबिंब दूरी। अब उसको V से लिखते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को V से, तो यहाँ पे माइनस में V हो जाएगा। फिर C से P को हम R कहते हैं, और ये भी माइनस में R हो जाएगा। R मतलब वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। सबका मान इसमें रख देते हैं, तो मान रखोगे तो आएगा वैल्यू बच्चों। अब देखो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं यहां से, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे आ जाएगा बच्चों μ1 अब बट्टे इसका वैल्यू Cp का वैल्यू माइनस में R, तो माइनस में R, फिर यहाँ पे माइनस μ2 बट्टे फिर माइनस में R इक्वल टू μ1 बट्टे OP, तो μ1 अब बट्टे OP का मान यहां से निकाल लीजिए, तो माइनस में U, फिर माइनस μ2 बट्टा IP, तो IP को हम माइनस में भी कहते हैं, तो माइनस में भी। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से μ2 अब माइनस μ1 अब बट्टे में R हो जाएगा। R दोनों में है नीचे ना, तो कॉमन कर लिए नीचे में, और μ2 माइनस μ1 इक्वल टू यह माइनस माइनस प्लस, तो यहां से μ2 बट्टा भी अब माइनस μ1 बट्टा U। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, यह बहुत ही इंपोर्टेंट फार्मूला है बच्चों, याद रख लीजिएगा इसको। तो इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें उम्मीद है कि आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल इसका प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर विद्युत विभव का मान निकालें। बच्चों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, बिल्कुल इसको याद रख के जाइएगा। VBI इसको इंग्लिश में कहते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R डिस्टेंस मेकिंग थीटा एंगल फ्रॉम डाइपोल मोमेंट डायरेक्शंस। देखो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। इस डाइपोल का नाम दे देते हैं, यह A है, यह B। इसकी लंबाई 2L है, कितनी है बच्चों, 2L, और यह इसका मध्य बिंदु है। अच्छा, इसका जो दिशा होता है डाइपोल मोमेंट का, वह ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, यह क्या होता है, P कैप होता है, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जो मिड पॉइंट है बच्चों, इसको हम O कह दिए, तो इसी से R दूरी पर जो कि P के साथ में थीटा कोण बनाता है, ऐसे देखो इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, या इसको नाम दे दो C पॉइंट पर, ऐसे पॉइंट C पर जो कि यहां से R दूरी पर है, उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यह इससे एंगल कितना बना रहा है बच्चों, थीटा। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ जाओ, यह एक विद्युत द्विध्रुव है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। वो बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा तो जरूर है, लेकिन आसान है। देखो कैसे हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं, ऐसे
इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं ऐसे, इस पॉइंट को, और इसको हम थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं, देखो ऐसे। ऐसा करने का मेरा उद्देश्य क्या है, हम चाहते हैं यहां पे एक नॉर्मल डाल दें और यहां से भी एक नॉर्मल इस पे डाल दें। नॉर्मल मतलब बच्चों अभिलंब। अब जरा देखो, ये द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है। इसकी लंबाई हमने माना है कि 12 है, और यहां पे O है, तो यहां से यहां तक बच्चों कितना हो जाएगा, यह L हो जाएगा और इधर भी L हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस आवेश के कारण यहां पे कुछ विभव होगा और इस आवेश के कारण भी यहां पे कुछ ना कुछ विभव होगा। तो हम मान लेते हैं कि बच्चों की इसके कारण जो यहाँ पे विभव है ना, उसको हम V1 कह देते हैं, और इस आवेश के कारण विभव को V2 कह देते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे -Q आवेश यानी चार्ज के कारण C पर विभव यानी पोटेंशियल का वैल्यू हम इंग्लिश में बताएंगे कि एट पॉइंट C ड्यू टू -Q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैल्यू चलाएगा बच्चों V1, और इसका फॉर्मूला आएगा यहां से, आप सबको याद है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां तक की दूरी यानी AC हो जाएगा। अब यहां पे आपको याद रखना है बच्चों कि A से C तक का जो दूरी है वह यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होगा। इसको हम नाम देते हैं, यह D है और यह बिंदु को हम E कह देते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं बच्चों कि A से C बराबर D से C है। हाँ, लगभग बराबर होगा, ठीक है, थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेशन में मान सकते हैं कि दोनों क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से A से C बराबर D से C होगा। तो जहां जहां AC लिखा है वहां पे हम DC भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में Q बटा या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A से C की जगह पे D से C लिख देंगे। क्लियर है बातें? अच्छा, अब D से C क्या है इसका मान, तो D से O प्लस O से C है, तो यहाँ पे DC की जगह पे लिख सकते हैं O से C प्लस C से, सॉरी देखो यहाँ पे O से D यानी D से O चाहे O से D, तो यहाँ पे D से O प्लस O से C लिख दिया ऐसे। अब देखो इसका मान कितना है, D से O ये वाला डिस्टेंस और फिर ये टोटल, तो यहां से यहां तक का दूरी तो R है, हम ये वाला दूरी निकाल लेते हैं बच्चों। और यह कैसे निकलेगा, तो यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी बच्चों थीटा होगा यहां से यहां तक। अब देखो ऐसा कुछ बन रहा है, हम इसको ऐसे करके दिखाते हैं आपको। यह एंगल थीटा है, ये वाला साइड कुछ है, और यह हम मान लेते हैं कि यह आपका कुछ ना कुछ है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है या L है। ओके, तो हम इसको x मान लेते हैं और निकाल लेते हैं यहां से cos थीटा। तो cos थीटा निकालोगे तो इसके सामने क्या होता है बच्चों, P होता है, और यह क्या है इसका B है, तो B का मतलब यहां से x बटे यहां से यहां तक कितना L, यानी x का जो वैल्यू चलाएगा वह L cos थीटा होता है। अर्थात यहां से यहां तक का डिस्टेंस जिसको हमने D माना था, और यह क्या है पॉइंट O है, तो D से O चाहे O से D कितना हुआ L cos थीटा। तो यहां लिख सकते हैं ऐसे L cos थीटा प्लस R, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए A से C की जगह पे L cos थीटा प्लस R लिख सकते हैं। यहां से वैल्यू चलाएगा बच्चों, यह माइनस में Q बटा यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से R प्लस L cos थीटा। क्लियर है इतनी बातें? ओके। उसी प्रकार से -Q आवेश के कारण V1 निकाल दिए, अब इस +Q आवेश के कारण निकालते हैं V2 का वैल्यू। तो लिखेंगे +Q आवेश के कारण V2, और V2 का मान हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आएगा बच्चों प्लस में Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से B से C हो जाएगा, यह B से C। अब आपको ध्यान रखना है यह B से C कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से हमने इस पे लंब डाला हुआ है ऐसे, तो B से C
ई से सी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं बट बी से सी बराबर ई से सी है, बी से सी बराबर बच्चों ई से सी। और ई से सी का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो ओ से सी में से, ओ सी में से एक हटा लेंगे, यहां से यहां तक का दूरी लिखेंगे ओ से सी माइनस ओ से ई। अब जरा देखो ओ से सी तो आर के बराबर है, ओ से सी मतलब आर, और ए वाला डिस्टेंस होगा ना बच्चों, ये वाला, यह भी आता है आपका एल कॉस थीटा। कितना आएगा, एल कॉस थीटा। तो यहां से कर देंगे, ये चला आएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। दिख रहा है सबको वहां पे? ओके, नहीं दिख रहा ना? देखो यहां पे लिख देते हैं, यानी बी से सी के जगह पे आ गया बच्चों यह आर माइनस एल कॉस थीटा। अब जहां जहां बी सी है वहां पे पुट कर लो ये वैल्यू, इसलिए V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अब बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बी से सी के जगह पे आर माइनस एल कॉस थीटा। कितना आएगा वैल्यू? तो हमने V1 का वैल्यू निकाल दिया और V2 का मान निकाल दिया। अब आपने पढ़ा था बच्चों, इस बिंदु पर विभव का जो परिणामी मान होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट वैल्यू। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि विभव क्या है बच्चों, अदिश राशि है। तो हम लिखेंगे बिंदु C पर परिणामी विभव, यानी हम कह सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो यह हो जाएगा V, और यह कितना होगा बच्चों, V1 प्लस V2। अब दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड कैसे करते हैं, यहां देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां देखो कितना लिखा है, माइनस में Q यहां पे, तो यहां पे माइनस में Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल कॉस थीटा था, तो यहां पर लिखेंगे R प्लस एल कॉस थीटा, या फिर यहां पे प्लस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R यहाँ पे माइनस में एल कॉस थीटा। कितनी बातें होगी, चलो देखो Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में है, हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा बच्चों Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉमन जैसे किए तो यहाँ पे आएगा 1 बट्टे, लेकिन माइनस में 1 होगा, R प्लस एल कॉस थीटा। देखो यहाँ पे होगा प्लस में 1 बट्टे R माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है इतना? अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं नीचे वाला का। तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा वैल्यू ये Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों इतना गुने इतना, और देखो a प्लस बी है और यह a माइनस बी, इसको मान लेंगे ना a प्लस बी, इसको a माइनस बी, क्योंकि r प्लस एल कॉस थीटा r माइनस एल कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो r का स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो r का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एल कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें इससे भाग करोगे तो ये वाला टर्म बच जाएगा, और इसमें इससे गुना करेंगे माइनस से, तो कितना आएगा बच्चों, गुना करो तो ये माइनस में r और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल कॉस थीटा। फिर यहाँ पे प्लस होगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये वाला टर्म बचेगा, और इसमें इससे गुना करोगे एक से तो इतना चलाएगा r प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है इतना? ओके, देखो क्या क्या कटने वाला है, यहाँ पे कटेगा बच्चों r से r, क्योंकि ये माइनस में है और यह प्लस में है, और इसका मान हो जाएगा, ऊपर को मैं मिटा रहा हूं, देखिए यहाँ पे आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है फटाफट। देखो कितना वैल्यू आएगा, यहां से v इक्वल टू हो जाएगा Q अब बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है, यहाँ पे एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2l कॉस थीटा। कितना आएगा 2l
कॉस थीटा, अब बट्टे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना आएगा। अब आपको याद है बच्चों कि क्यू इंटू 2l, इस पूरे को P बोलते हैं, और P का मतलब बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है, P को। तो इस देखो क्यू आई इंटू 2l, इस 2l को इधर लेके चल जाओ Q के साथ में, तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा, और इस पूरे को बोलते हैं ना P, तो यहां से V इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यह P और यहाँ पे कॉस थीटा अब बट्टा, यहां से आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आएगा वैल्यू। अच्छा, अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो विद्युत द्विध्रुव होता है ना बच्चों बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब ये हुआ कि ये 2l का जो वैल्यू है ना, इसका जो लेंथ है वो बहुत छोटा है। अब जरा देखो, यह 2l वेरी स्मॉल है, इसका हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आधा कर रहे हैं, तो और छोटा हो गया, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो किसी भी छोटा चीज का स्क्वायर करते हैं ना, तो उसका मान क्या होता है, और छोटा आते जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एल स्क्वायर जो होगा ना, उसका मान अप्रोक्स में कितना आएगा, 0 आएगा। कब? जब द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी तब। तो उस कंडीशन में भी का मान हो जाएगा बच्चों, देखो एल स्क्वायर के जगह पे 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो आ जाएगा फॉर्मूला P कॉस थीटा बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यह विभव का फॉर्मूला होता है बच्चों। ओके, तो यहां से क्वेश्चन एक तो आपको सब्जेक्टिव बनता है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों। वह कितना होता है, जरा देख लो। यहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान किस पर डिपेंड करता है। तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो कॉस थीटा पे, किस पे, कॉस थीटा पे, और एक आर पे। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, क्योंकि बच्चे याद किया जाता है ना पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव, और फटाफट ऐसे याद किए जाते हैं, V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। लेकिन यह कब, जब बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश हो, और यह का बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण के कंडीशंस में, विद्युत द्विध्रुव के कंडीशंस में। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ बच्चों दोनों क्वेश्चन को करके जाना है, ठीक है। अभी हम 10 क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और यह वीडियो आपका चलते रहेगा, ठीक है, और आपको टोटल को करके जाना है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसलिए लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है ना बच्चों, एक बार आप इतना मतलब कि कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, 2-3 पार्ट में करके इसको बता देंगे, और आप इस सारे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा और उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को फोकस कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।